तो चैप्टर 6 इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, अब हम लोग को इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे टॉपिक्स हम एक बार बोल देते हैं। जैसे चार्ज पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, उसके बाद आप लोग को पोटेंशियल पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद ओम्स लॉ पढ़ना है, ठीक है। मतलब ये सब जो लॉ है वो सब क्या इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड लॉ है, ओम्स लॉ पढ़ना है। उसके बाद रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ना है। उसके बाद चार्ज में ही आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, वो रेजिस्टर्स है, मतलब जो होता है ना, मतलब कैसे उसको रेजिस्टर्स को लगाएंगे, जैसे कि सीरीज में या फिर कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन और सीरीज दोनों मिक्स का भी है तो वैसे करके वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है इलेक्ट्रिक बस। और उसके बाद लास्ट में है एक इलेक्ट्रिक पावर। इतना टॉपिक अपना इलेक्ट्रिसिटी में कवर होगा। उसके बाद इसी चैप्टर का पार्ट 2 दिया हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट अभी पढ़े नहीं है, जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे उस समय भी इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, कहाँ है क्या है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कोशिश करेंगे 3 से 4 क्लास में खत्म कर देने का। इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट में 3 से 4 क्लास में कोशिश करेंगे, खत्म हो जाएगा। देखो, तो इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को समझना पड़ेगा चार्ज, कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है हमको इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले ये समझना पड़ेगा। तो चार्ज क्या है, देखिए, जैसे कि आप अगर किसी भी एक सामान को लीजिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को लीजिए, जैसे कि हम ये मार्कर लिए हैं, तो इस मार्कर का हमको कुछ ना कुछ भार दिखाई दे रहा है, मतलब भार फील हो रहा है। वेट कीजिएगा तो कुछ आएगा। और ये कोई जगह है, अगर हम लोग इस जगह पे इसको अगर हम लोग रख देते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो ये देखो जो भी ये इसका जो इतना जगह था, इसने ये क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब इसने जगह भी ले लिया। मतलब कि मैटर का दोनों प्रॉपर्टी इसके पास है, इसके पास मास भी है और इसके पास वॉल्यूम भी है। जिसके पास मास और वॉल्यूम नहीं रहता वो मैटर रहता ही नहीं है। उसी प्रकार चार्जेस भी क्या होता है, सबके पास होता है। चार्जेस भी क्या होता है, ये जो है ना मार्कर, अभी इसके पास भी चार्जेस है। बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड के पास भी चार्ज। जैसे सबके पास मास होता है वैसे सबके पास क्या होता है, चार्जेस होता है। मतलब कि चार्ज क्या है, मौलिक कण है। क्या है, मौलिक कण, यानी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब कि किसी भी मैटर का क्या है, एक मौलिक गुण है, जो कि मौलिक गुण मतलब क्या, जो सब में होता है। लकड़ी में मास है, हाँ, तो उसमें चार्ज भी है, ठीक है। अब देखो चार्ज ये हुआ। अब चार्ज होता कितना टाइप का है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यही तो होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है, दोनों नहीं हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। कैसे होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स, पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स कैसे होगा, कुछ इमेजिन कर पा रहा जो बोल रहा है, संभव है। हाँ, भले एक मतलब कि 10 सेकंड के अंतर, जैसे कि 5 सेकंड में एक बार हो गया पॉजिटिव, एक बार हो गया नेगेटिव, अगर उसमें कोई चेंजेस किए तो। अब एक साथ पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, ऐसे थोड़ी होगा कि देखो पॉजिटिव चल रहा है नेगेटिव चल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप्स का होता है चार्ज, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स का जो चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चार्ज होता क्यों, जैसे कि हम लोग मास था, मतलब कि द्रव्यमान, मास जो हम लोग पढ़े थे क्लास 9 में, जड़त्व के मतलब उसके कारण क्या होता है, जड़त्व का नियम हम लोग पढ़े थे, और न्यूटन का बल वगैरह का नियम पढ़े थे। और वॉल्यूम के लिए क्या पढ़े थे, कि वॉल्यूम क्या करता है, घेरता है किसी चीज को। तो ये चार्ज है, तो चार्ज किस लिए है, किसी भी मैटर में महत्व क्या है, चार्ज अट्रैक्ट या फिर रिपल करने, अट्रैक्ट, आकर्षण या विकर्षण रिपल करने के लिए। सेम चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस होते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट, आकर्षण की विकर्षण, आकर्षण, रिपल करते हैं, यानी कि विकर्षण करते हैं, ठीक है ना। और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं, जो क्या होते हैं, डिफरेंट चार्जेस होते हैं, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो ये मेनली चार्जेस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू था कि चार्जेस होते क्या है, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम लोग देखें तो किसी भी कोई भी अगर कंडक्टर को लेते हैं, कंडक्टर मतलब क्या होता है, सुचालक, जो पार करता है,
कंडक्टर इलेक्ट्रिक मतलब कंडक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टर का बात हो रहा है, मतलब कि जिसमें से विद्युत धारा एकदम आसानी से प्रवाहित हो सके। तो कंडक्टर और एक और नाम हम लोग सुने हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब क्या होता है? अभी मत लिखना, शांति से रखना कॉपिया, ढंग से देखना, समझना मजा कुछ नहीं लिखेगा, 10 दिन के बाद क्या लिखे हैं कुछ समझ में नहीं। और एक क्या होता है? इंसुलेटर मतलब कि सुचालक, ठीक है। तो कंडक्टर मतलब क्या होता है? सुचालक, और इसका मतलब सुचालक। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि उसमें आप लोग जानते होंगे कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो पाती है, लेकिन इंसुलेटर में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उसमें चार्जेस नहीं होता, चार्ज मौलिक स्वतंत्र नहीं रहता है। चार्ज तो सब में होता है, क्या होता है? चार्ज सब में होता है, चार्ज सब में होता है, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट अभी हम बताएंगे, थोड़ा सा और भी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जब इस चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज मतलब इसमें मानो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या? प्रोटॉन। और प्रोटॉन कहाँ रहता है? सेंटर में, सेंटर नाभिक में। नाभिक में, तो नाभिक से निकलना है नहीं, तो फ्लो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन। कोई भी मतलब मान के चलो कॉपर का वायर है तो उसमें से फ्लो क्या करेगा? उसका इलेक्ट्रॉन, यानी कि कॉपर का इलेक्ट्रॉन। लोहा का तो लोहा का इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक। तो इसमें क्या है? चार्ज में क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो क्या होता है ना, कंडक्टर में फ्लो इसलिए हो पाता है क्योंकि कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर पाते हैं? फ्लो कर पाते हैं। और इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्लो नहीं करते। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा टाइटली पैक नहीं होते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल में देखें, अधिकतर मेटल ही होते हैं। देखिए, अगर ये है एक न्यूक्लियस उसका, ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे है। मान के चलिए इसका जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं उसको? संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस यहाँ पर है, तो अट्रैक्ट करने का पावर तो न्यूक्लियस के पास ही होता है, न्यूक्लियस से ही सब अटैच्ड होते हैं। तो एक यहाँ पर है और एक क्या है? ये ऐसे है, ये ऐसे है, और एक यहाँ पे। तो बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन अपने कक्षपथ से निकल जाएगा? इसमें हाँ? ये नीचे वाला। कैसे? कंडक्टर वाला निकलेगा। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। अट्रैक्ट कहाँ होता है? ये देखिए, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करता है? आपस में अट्रैक्ट करता है। अभी कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इसके बीच में डिस्टेंस कम है। जब चुंबक को ज्यादा कम डिस्टेंस पे रखते हैं तो चिपकता है कि नहीं चिपकता है? तो ये भी कम डिस्टेंस पे, ज्यादा डिस्टेंस पे, तो ज्यादा पावर किसमें लगेगा? ज्यादा पावर उसमें कंडक्टर में। कम वाला मतलब इंसुलेटर में रहेगा तो जल्दी चिपक जाएगा ना, कंडक्टर में रहेगा तो थोड़ा लेट से चिपकेगा। जल्दी चपक जाए तो मतलब पावर इसमें ज्यादा लग रहा है ना। तो जल्दी इसमें चपक जाए मतलब पावर ज्यादा लग रहा है, और इसमें पावर नहीं लगा पा रहा, मतलब ये इसको खुद की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री होकर के निकल जाएगा। और क्या होगा? उस कंडक्टर में क्या करेगा? फ्लो करेगा। फ्लो कैसे करता है वो पोटेंशियल में पढ़ना है। क्या करेंगे? ये कंडक्टर, यहाँ इस कंडक्टर में से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकलेगा, और निकल के क्या करने लगेगा? फ्लो। लेकिन वहीं पे अगर इस इलेक्ट्रॉन को देखें तो ये क्या है? क्लोजली पैक्ड है, अपने इस एटम में क्या क्लोजली पैक्ड है, जिसके कारण क्या हो पा रहा है? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पा रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पा रहा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा। इतना सिर्फ याद रखना कि अभी तक इतना सिर्फ याद रखना कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन मतलब चार्जेस का फ्लो होगा, ठीक है ना। जब तक चार्जेस का फ्लो नहीं होगा इलेक्ट्रिक करंट कोई हाल में जनरेट नहीं होगा, ठीक है। इतना है समझ में। इलेक्ट्रिक करंट का थोड़ा मोड़ा ओवरव्यू हो गया। पूछेगा कंडक्टर में मतलब करंट फ्लो हो पाता है, इंसुलेटर में नहीं हो पाता। क्यों? ये स्वतंत्र नहीं रहता है इलेक्ट्रॉन उसका। फिर अंडबन बोल रहा है ना, वही होगा क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूरी पर रहता है। अरे तो हम कहना क्या? अब देखो, चार्जेस से रिलेटेड एक जो है ना, चार्जेस है तो चार्जेस है तो इसको मापना भी पड़ेगा। तो इसको मापने के लिए कोई इकाई चाहिए। अब आलू लेना जाता है तो 5 आलू बोलता नहीं है, 5 kg, 10 kg, 6 kg, ऐसे। तो उसमें क्या लगता है? केजी यूनिट लगता है ना। तो उसी तरह चार्जेस को हम लोग माप रहे हैं तो चार्जेस के लिए भी कोई यूनिट चाहिए ना। तब शांति मुंह रखेगा, शांति मुंह। सिलवानी बच्चा बना था। यूनिट क्या रहेगा चार्जेस का?
चार्जेस का यूनिट है कूलम्ब। क्या है? कूलम। इसको डिनोट करते हैं क्यू से। चार्जेस को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। क्यू से। इसका ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। कूलम्ब। ऐसा यूनिट क्या है? कूलम्ब। कूलम्ब। कूलम्ब को इसको सी दिखाते हैं। कूलम्ब क्योंकि कूलम्ब नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, चार्जेस का खोज किया था, बताया था, उसके बारे में बहुत ज्यादा थ्योरी दिया, तो उसको क्या इसका यूनिट क्या रख दिया गया? कूलम। कूलम्ब। और इसी कूलम्ब ने एक सूत्र दिया था, कूलम्ब ने एक सूत्र दिया था जिसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। बड़ा क्यों बने? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अनुसार क्या, एकदम इजी है, आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करके इसको समझिएगा ना तो हो जाएगा। हम खाली इमेजिन कर, इसको अभी बाद में बताएंगे। इमेजिन करिए एक चार्ज है और एक चार्ज है, ठीक। मान के चलिए एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज क्या है? Q2 है। तो अब एक बात बताइए कि हम लोग चुंबक देखे हैं, जितना पास लाते हैं उतना उसको आकर्षण करने का जो क्षमता या फिर विकर्षण, अगर सेम पोल है, नॉर्थ पोल है तो क्या करेगा? फेंकेगा ना पीछे। और सेम पोल है तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो जितना ज्यादा पास लाएंगे उतना ज्यादा क्या करेगा? या तो आकर्षित करेगा एकदम भयंकर तरीके से, और जितना ज्यादा पास लाएंगे या तो विकर्षित करेगा उतना ही बल से। तो जैसे जैसे हम लोग उसका बीच का दूरी बढ़ाते जाएंगे वो क्या करेगा? उसका पावर बढ़ते जाएगा। किसी से पावर आकर्षण का या विकर्षण करने का क्या हो जाएगा? पावर घटते जाएगा ना। हाँ। जैसे जैसे पास उसको लाते जाएंगे उसका पावर क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे उसको दूर लेके जाएंगे उसका पावर क्या होगा? घटते जाएगा। बस यही बताया था ये महान अनुभव ने। बोल रहा है कि अगर कोई दो चार्ज है तो उस दो चार्ज के दो चार्ज होता है, वो उसके आकर्षण और विकर्षण बल, कोई भी दो चार्ज के बीच का आकर्षण या विकर्षण बल, आकर्षण बल कब लगेगा? जब दोनों चार्ज डिफरेंट होगा। अब विकर्षण बल कब? जब दोनों चार्ज क्या होगा? समान होगा, सेम होगा, ठीक है ना। जब दोनों चार्ज सेम होगा। तो कूलम्ब्स में क्या बताया गया कि अगर इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, तो इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल क्या होगा? घटेगा ना। बढ़ा रहे हैं तो पावर घट रहा मतलब घटेगा। और अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या करें? कम कर रहे हैं, तो उतना ही ज्यादा से अट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि अगर डिस्टेंस घटाएंगे तो इनका आकर्षण या विकर्षण करने का जो क्षमता है वो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ये हम लोग फील करके भी देख चुके हैं। चलो का एग्जांपल लेके, ठीक है ना। नेक्स्ट लॉ क्या कहता है? आगे से देखो, तो इसमें पहला लॉ क्या पढ़ लिए कि जो आकर्षण या विकर्षण बल होते हैं, तो बल ही है। तो आकर्षण और विकर्षण बल में क्या पढ़े कि क्या होता है? वो उन दोनों जो चार्ज है, वो चार्ज के दूरी के क्या होता है? समानुपाती कि विलोमानुपाती? विलोमानुपाती होता है। यानी कि दूरी अगर बढ़ाएंगे तो जो आकर्षण या विकर्षण बल क्या होगा? घटेगा। अगर दूरी घटाएंगे तो आकर्षण या विकर्षण बल बढ़ेगा। दूसरा इसमें क्या था? जो उसका आकर्षण जो Q1 हम लोग बोले थे, Q1 और Q2 दो चार्ज था ना। तो इस Q1 और Q2 के बीच आकर्षण विकर्षण बल लग रहा है। तो ये आकर्षण और विकर्षण बल एक और चीज पे डिपेंड करता है। किस पे? कि इन दोनों का जो गुणनफल होगा, इन दोनों के गुणनफल के क्या रहता है? ये जो बल रहता है समानुपाती रहता है, Q1 और Q2। लेट्स अज्यूम ये क्या है? इसका है 4 कूलम चार्ज, ठीक है ना। 4 कूलम चार्ज और इसका है 3 कूलम चार्ज, ठीक है। तो इसका गुणनफल कितना होगा? 12। अगर ये है 3 और ये है 2, इसका कितना होगा? 6। तो देखिए क्या बोला है, जो इसके बीच लगने वाला जो फोर्स है, एट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स, क्या होगा? इसके गुणनफल के समानुपाती होगा। तो यानी कि गुणनफल, अगर इन दोनों के चार्जेस का गुणनफल बढ़ेगा तो आकर्षण या विकर्षण बल भी बढ़ेगा। अगर घटेगा तो आकर्षण विकर्षण बल भी घटेगा। तो इसमें ज्यादा आकर्षण या विकर्षण बल लगेगा या फिर इसमें? इस 12 वाला में। सिंपल। तो इसको जॉइंट वेरिएशन पढ़े होंगे, अभी तक तो पढ़िए लिए होंगे। जॉइंट वेरिएशन में 40 जॉइंट वेरिएशन में क्या है? जॉइंट वेरिएशन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि F क्या है? Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और D के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लिखा जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by D। स्क्वायर क्या है D में? कहाँ D में स्क्वायर है? मतलब देते हैं शायद नहीं। और क्या है? अब इसको हटाने के लिए वो कांस्टेंट मानेंगे, तो इक्वल टू Q1 Q2 by D, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आया कि खत्म। यही था किसका लॉ? कूलम्ब्स लॉ। क्या था?
कूलम 2 मिनट समय रुक 2 मिनट समय 2 मिनट समय फोटो भेज दे दे ना तनिष दे देखो अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे कि इलेक्ट्रिक स्टार्ट फोटो खींच डाल दिए ग्रुप में इंग्लिश में लिख लेना ठीक बा जिस समझू समझ देना चाहिए था। देखो अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट समझने में अब क्या आसानी हुआ क्योंकि हम लोग चार्ज समझ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन अगर हम लोग सिंपल देखें तो आवेश के प्रवाह की दर को आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होगा? जब उसमें कोई चार्जेस, मान के चलो कॉपर वायर है, कॉपर वायर के लास्ट सेल से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के निकल गया, उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसमें मूव करेगा मतलब इसमें दौड़ेगा। तब जहां इलेक्ट्रिक करंट दौड़ना शुरू, जहां चार्ज दौड़ना शुरू, और वैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो जाएगा। जब तक चार्ज नहीं दौड़ेगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है ना। अब यहीं पे इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट का भी हम लोग डिफिनेशन क्या पढ़े? आवेश के प्रवाह की दर को, यानी कि आवेश मतलब क्या होता है? ये देखो आवेश, हम लिखते हैं आवेश। दर मतलब क्या होता है? समय, कि कितना दर में या फिर कितना समय प्रवाहित होता है। दर मतलब समय, तो कितने समय में, यानी कि समय। ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। तो आवेश को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कूलम को क्या लिखा जाता है? क्यू। कूलम को क्या लिखते हैं? लेकिन सी से डिनोट करते हैं ना कूलम को। अरे कूलम का मतलब बड़ा क्यों? क्या ओ, बोलते हैं? आवेश जैसे चार्ज। फॉर्मूला में जो लिखा है तो वो तो ऐसा ही यूनिट है ना। हाँ, आवेश का जो मतलब फॉर्मूला में जो लिखा जाता है उसको जैसे लिखा है, तो नापने का इकाई है कूलम। अच्छा नापने का इकाई है। समय क्या है? टी। और इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। निकल के आ गया फॉर्मूला। यानी कि जो करंट होता है उसका क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दर को, यानी कि कितने समय में आवेश प्रवाहित हो रहा है उसे हम लोग क्या कह देंगे? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ये एक कॉपर वायर, ठीक, ये कोई एक स्पेस हम लोग ले लिए। अब इसमें क्या हुआ ना, 1 सेकंड में देखा गया, क्या किया गया? 1 सेकंड में देखा गया। यहाँ पे 1 सेकंड का समय लिया गया और इसमें देखा गया कितना कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। क्या देखा गया? कितना कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है? तो इसमें जो इस प्लेस में देखा गया कि 5 कूलम चार्ज निकला। 5 कूलम चार्ज कितना सेकंड में फ्लो हो रहा है? 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज क्या हो जा रहा है? फ्लो कर रहा है। उसके बाद फिर यहाँ लिए एक, यहाँ भी 1 सेकंड लिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। कितना कूलम? 3 कूलम। 1 सेकंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है? 3 कूलम। मानना उसको, उसका मात्रा को दिखा रहा है, तो मात्रा किसमें दिखाया जाता है? इकाई, उसका इकाई कूलम में ना। यदि आंसर आया तब हम लोग उसको नापने का इकाई तो कूलम है ना, तो क्यों में क्यों दिखाएंगे? ठीक है, नेक्स्ट ठीक है। तो 5 कूलम जो आया, ये क्या है? कूलम आया। अब कूलम को इसको जो 1 सेकंड में इसमें कितना कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है? 5 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे 1 सेकंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है? 3 कूलम। तो अब आप लोग ये बताइए कि किसमें इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो करेगा? 5 वाला में, क्योंकि अगर हम लोग इस फॉर्मूला में रखते हैं तो 5 चार्ज कितना है? 5 कूलम, और टाइम कितना है? 1 सेकंड। तो कितना आएगा? 5 एम्पियर। इसको हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं, ठीक है ना। आई को क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। क्योंकि एम्पियर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ज्यादा काम किया था, तो बस उनको मिल गया एम्पियर का। तो इसमें अगर रखते हैं 5 चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में, तो कितना जाएगा? 5 एम्पियर। मतलब कि यहाँ पे एम्पियर विद्युत कितना प्रवाहित हो रहा है? 5 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है। एम्पियर मापने का इकाई है, ठीक है ना, एसआई यूनिट। उसके बाद यहाँ पे 3 रखे और यहाँ पे क्या रखे? 1 रखे, तो कितना आया? 3। यानी कि इसमें सिर्फ 3 एम्पियर, यानी कि इसमें ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, ज्यादा तेजी से फ्लो कर रहा है, ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है। यानी कि जहाँ चार्ज ज्यादा वहाँ इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, अगर समय बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट घटेगा। अगर ये कांस्टेंट है तब, ठीक है ना। ये अगर समय घटेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, समय बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट घटेगा। अगर ये कांस्टेंट रहे तब, मतलब कि ये ना बदले तब, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट में ये है। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? ऐसा यूनिट पढ़ लिया, क्या होता है?
एम्पियर हाँ कूलम चार्ज करता ठीक है ना, एम्पियर। और उसके बाद क्या पढ़े, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन देखते रहिए, इसका फॉर्मूला क्या पढ़े, Q बाई T, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का इतना नॉलेज काफी है। तो कूलम का फॉर्मूला कैसे दोनों लगा था अब क्या है इसमें इलेक्ट्रिक करंट तो हम लोग पढ़े, तो इलेक्ट्रिक करंट का अभी तक एगो फॉर्मूला निकल के आया I इक्वल टू Q बाई T। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्पियर। क्या बोल रहे हैं, एम्पियर। तो अब एग्जाम में दे देता है ना, एक एम्पियर को परिभाषित करिए, एक एम्पियर को परिभाषित करिए, हाँ एक दे देता है। तो अब बताइए ये एम्पियर जो ये एक कब होगा, ये एक कब होगा, जब ये भी एक होगा और ये भी एक होगा। कूलम भी क्या होगा, एक कूलम होगा और यहाँ पे 1 सेकंड होगा, तो ये कट के क्या हो जाएगा, एक बराबर एक। यानी कि इसका डेफिनेशन हम लोग यहाँ से क्या भी बना सकते हैं, अगर 1 सेकंड में किसी भी मतलब विद्युत वाहक में मतलब विद्युत चालक क्या हो रहा है, 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें जो विद्युत प्रवाह विद्युत धारा की मात्रा होगी उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। समझ में आया, मतलब मान के चलो ये एक कंडक्टर है, इसमें क्या हो रहा है, 1 सेकंड के समय में 1 कूलम चार्ज फ्लो किया, 1 सेकंड के समय में क्या किया, 1 कूलम चार्ज फ्लो किया। तो इसमें पूछेगा बताओ तो इलेक्ट्रिक करंट कितना है, कितना, 1 एम्पियर कहेंगे, ठीक है ना। यही डेफिनेशन लिखना है एग्जाम में कि अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसमें जो विद्युत धारा की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी, ठीक है बस।